इसको आप देख सकते हैं, रिब्स को हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज वी हैड अ क्लास ऑन दैट, स्पेशल क्लास ऑन द स्केलेटल सिस्टम. तो सिंपली वी आर denoting the 7 ribs. We have 12 pairs of ribs, out of which 7 are true, 5 are false. Out of 5 we have 2 floating and 3 non-floating ribs. ठीक है नहीं, हम लोगों ने उसको भी देख लिया था अपनी आँखों से कि किस तरीके से वो फ्लोटिंग होती है और किस तरीके से फ्लोटिंग नहीं होती. राइट. ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं. 1 to 7 अपने कार्टिलेज से, दीज आर दी कार्टिलेज, दीज आर दी बोन्स. ब्लू वन आर दी बोन्स एंड दीज आर दी कार्टिलेज. राइट. ये कार्टिलेज डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होगा या फिर जो है वो एक स्टर्नम, एक इसे बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज. कोस्टल कार्टिलेज. राइट. COSTAL लिख लीजिए आप लोग. कोस्टल कार्टिलेज. राइट. तो वी हैव, या तो हमारा कोस्टल कार्टिलेज जो है वो डायरेक्ट अटैच्ड है या एक दूसरे से वो कोस्टल कार्टिलेज अटैच्ड है. लाइक 5, 6 एंड 7. इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा क्योंकि आपके कंपटीशन में इस तरीके का सवाल आता है. राइट. इनके आपस में इंटरकोस्टल्स भी अटैच्ड है 5, 6 एंड 7 के, और इनके अपने अपने जाकर के स्टर्नम से भी अटैच्ड है. राइट. आपकी जो फॉल्स है 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके फ्लोटिंग रिब्स हैं. अभी हम फ्लोटिंग रिब्स की बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं जिनके पास कोस्टल कार्टिलेज है. राइट. वो दूसरे से कहीं अटैच भी हुए हैं, दूसरे से कहीं अटैच भी हुए हैं, लेकिन वो खुद जाकर के डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे. That's why they are termed as false ribs. ठीक है नहीं. तो आपको ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ होती है. ये तो आसान है याद रखना कि आपकी 12 पेयर्स है, 12 में से 7 आपकी ट्रू हैं और ऐसा करके याद रखना आसान है. लेकिन ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी रेपिटेशन आपको चाहिए होगी 4, 6, 10 बार की, कि आपका 5, 6, 7 रिब्स जो हैं, एक तो ये आपको थोड़ी सी याद करनी होगी कि एक दूसरे से अटैच्ड है, प्लस उनके कोस्टल कार्टिलेजेस डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है. एक तो आपको ये याद रखनी होगी. एक आपको ये याद रखनी होगी कि मीन्स कौन सी रिब ने लीस्ट नंबर ऑफ सर्कमफेरेंस अडॉप्ट कर रखा है. सर्कमफेरेंस समझते हैं ना हम लोग, मीन्स गोलाई किसने जो है वो लीस्ट नंबर की ले रखी है. राइट. तो किसने ले रखी है? 1 ने ले रखी है. राइट. ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस तरीके का होता है. राइट. 3 से लेकर के और 5, यानी कि 3, 4, 5, इन रिब्स को आमतौर से स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्स कहा जाता है. एनाटॉमिस्ट कहते हैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्स. अगर आपको लिखना हो तो ये भी लिख लीजिए. राइट. 3, 4 और 5 रिब्स जो है वो आमतौर से स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्स कही जाती हैं एमंग ऑल द रिब केज. क्यों, वो हम लोग अभी बात करेंगे. पहले लिख लें हम लोग इतना सा. राइट. लीस्ट स्ट्रेंथ, अभी तो स्ट्रॉन्गेस्ट की हम बात कर रहे थे. लीस्ट स्ट्रेंथ की हमारी रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं. फॉल्स रिब्स की लास्ट की 2 वाली जो फ्लोटिंग है वो. राइट. इसलिए लीस्ट हैं वो क्योंकि उनके पास एक तरफ से सपोर्ट है. दे हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम वन साइड एंड दे डोंट हैव सपोर्ट फ्रॉम अनदर साइड. राइट. तो वो वीकेस्ट हैं
और 3, 4, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। वो 3, 4, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हैं, राइट? या ये वीकेस्ट क्यों हैं? ये इतनी वीक होती हैं कि कुछ लोगों के अंदर तो इतनी, सबके अंदर नहीं, कुछ लोगों के अंदर तो इतनी वीक होती हैं कि अगर उनको बहुत ज़ोर से मैक्सिमम फोर्स के साथ अगर उन्होंने छींक भी दिया तो फ्लोटिंग रिब्स उनकी टूट जाती हैं। या आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ के लिए। आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे हैं, से फॉर एग्जांपल आप ऐसे झुके हुए कुछ काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट, और इसमें आपको फोर्सफुल छींक आ गई तो आपका एक तरफ का रिब जो है वो चूंकि दबी हुई है तो उसके ऊपर और ज़्यादा अनड्यू प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो टूट सकती है, राइट? अच्छा, सिर्फ छींकने भर से टूट रही है, दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज वीकेस्ट रिब। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके फाइन, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट 3, 4, 5 को स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए कहते हैं, 3, 4, 5 को स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए कहते हैं, असल में चेस्ट के साथ जो है वो मेडिकल में जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि CPR देते हैं। CPR मीन्स वो हाथ पकड़ा ऐसा, है ना, बहुत पूरी ताकत के साथ, है ना, हार्ट जो है, हाँ राइट, ओके। तो वो जो हाँ चेस्ट की लोकेशन है, स्टर्नम के पीछे से चेस्ट की लोकेशन है, यहाँ पर वो पूरी ताकत से, डॉक्टर के पास जो भी ताकत है अपनी, राइट, वो उसको लगाने की पूरी कोशिश करता है। कभी कभी वो ऊपर से पूरे मीन्स अपने पैर हवा में करके उसको पुश करने की कोशिश करता है। ओके फाइन। उस CPR में अक्सर 1, 2 टूट जाती है, 6, 7 भी टूट जाती है। फ्लोटिंग की तो बात ही मत करो, टूट जाती है। लेकिन वहां पर जिंदगी का मसला है, जीवन का मसला है, वहां पर पहला सर्वाइवल है, बाद में टूटा हुआ सही करना है। टूटता है तो टूट जाए, लेकिन अगर जान बचती है तो बचा ली जाएगी, राइट? 2 इमरजेंसीज में से जो सीवियर इमरजेंसी होगी उसको सही किया जाएगा, और जो कम दर्जे की सीवियरिटी की इमरजेंसी होगी उसको होने दिया जाएगा, राइट? 3, 4, 5 जो है वो कभी नहीं टूटी। 3, 4, 5 CPR में कभी नहीं टूटी, जबकि 3, 4, 5 ही वो है लोकेशन जहां पर उसको CPR दिया जा रहा है पूरा, राइट? 1 पे नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी 1 टूट रही है। 2 पे नहीं दिया जा रहा, फिर भी वो टूट रही है, राइट? नीचे 6, 7 पे दिया जा रहा है, फिर भी टूट रही है। फ्लोटिंग रिब्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, राइट? इस पे दिया जा रहा है, यहां पूरा प्रेशर है उसका, लेकिन उसके बावजूद 3, 4, 5 नहीं टूट रही है। इस वजह से उसको कहा गया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्स हैं हमारे पास। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन है इसमें? राइट। तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट सरकमफेरेंस आ गया, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्स आ गई, हमारे पास लीस्ट स्ट्रॉन्ग रिब्स आ गई, और हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स भी आ गई। फ्लोटिंग रिब्स के बारे में हम लोगों ने जब वो सेशन लिया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिब्स का टोटल काम क्या है? रिब्स का टोटल काम है, राइट, आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, राइट। अगर ये एक बोन होती, जस्ट लाइक ए वॉल, एक बोन होती, तो क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तब भी प्रिजर्व्ड होते? हाँ, तब भी प्रिजर्व्ड होते। हमारी हिप बोन कर रही है ना प्रिजर्व, हमारी हिप बोन प्रिजर्व कर रही है ना, तब भी होते। लेकिन फिर क्या होता जी? हाँ हाँ, हम जब सांस ले रहे होते, जितनी तेज आप सांस लेते हो उसमें उतना ऐसे इलास्टिसिटी होती है। इनके पास छोटे छोटे पिलर्स में बने हुए हैं, बीच में मसल्स हैं, राइट? ये बीच में मसल्स लगी हुई हैं। ये मसल्स जो है वो एक्सपैंड कर जाती हैं अपने फेशिया के साथ। ये पूरी मसल स्ट्रेच कर जाती है, ये स्ट्रेच कर जाती है, ऊपर की स्ट्रेच कर जाती है, ऐसे सारी स्ट्रेच कर रही हैं। तो ये ऐसा भी खींच रहा है और ये ऐसा भी खींच रहा है। अगर ये सिंगल पीस में होता तो ये सिर्फ मीन्स अगर खींचता भी तो बहुत मिनिमम पॉसिबल पे खींच पाता, अगर खींचता भी तो मिनिमम पॉसिबल पे खींच पाता। ह्यूमन बीइंग
अपने मीन्स ब्रीदिंग रेट को जैसा चाहे वैसा तेज़ कर ले, जैसा चाहे वैसा उसको स्लो कर ले। हाँ, उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा, इससे कम नहीं कर सकता। एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड भी होगा कि इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकता। आप यहाँ से और डिपार्टमेंट ऑफिस तक भाग करके जाओ तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, राइट। इसी को आप वीसी ऑफिस तक चले जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस तक चले जाओ, स्टेशन तक चले जाओ, मीन्स आपका बढ़ जाएगा। फिर एक कहीं मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आ जाएगा जहाँ पर आप रुक जाओगे, राइट। ओके फाइन। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे ये पूरा रिब केज आपका ऐसा और ऐसा ये स्ट्रेच नहीं होता अगर ये सिंगल पीस में होता तो। इस वजह से सिंगल पीस में इसको नहीं दिया गया, आपको कंपार्टमेंट्स में दिया गया ताकि आपके मूवमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से मोस्ट एफिशिएंट मैनर में आपकी फिजियोलॉजिकल डिमांड्स को ये पूरा कर सके। इस वजह से जो है वो ये कंपार्टमेंट्स में है ओवरऑल, ऊपर से लेके नीचे तक, और सेफ्टी उसने अपनी पूरी प्रोवाइड आपको की हुई है। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो आपकी किडनी को संभाल के रखती हैं। कुछ स्पोर्ट्स में ये फ्लोटिंग रिब्स निकाल लेते हैं, वो लोग निकलवा लेते हैं, फ्लोटिंग रिब्स को कटवा लेते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स जो है वो बहुत तकलीफदेह होती है। मीन्स इस पर चोट लग जाए ना, जैसे किसी के आप जो है वो यहाँ मार दो ना अगर जूते से, तो मीन्स दर्द में, जिसको बोलते हैं ना मुहावरे में, दर्द में दोहरा हो जाता है वो। मीन्स लगा तो 4 नंबर का था फॉर एग्जाम्पल चोट उसको, लेकिन 8 नंबर की उसको यहाँ फील होती है, दोहरा हो गया, दुगना हो गया उसका, राइट। कुछ मूवमेंट्स इस तरीके के होते हैं जैसे बैले डांसर्स जो होते हैं, यानी जो पंजों के ऊपर जो है वो डांस करते हैं, राइट। वो उनके कुछ मूवमेंट्स इस तरीके के हैं कि उनको जो है वो ये रिब केज, एक्स्ट्रा हड्डी है ना ये, राइट, उनकी उसको रोकती है वो 1.5-2 सेंटीमीटर तक, मैक्स 1 इंच तक। 1 इंच में 3 सेंटीमीटर्स हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो 1.5-2 सेंटीमीटर का वो मूवमेंट उनको रेस्ट्रिक्टेड करती है, जिसकी वजह से जो हाईली प्रोफेशनल हैं वो जस्ट टू हैव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज वो क्या करते हैं, दे रिमूव देयर फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स का खुल जाना मीन्स फ्लोटिंग रिब्स का निकल जाना मीन्स किडनीज का पूरा टोटल एक्सपोजर हो जाना, राइट। तो हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो ऐसे लोगों को चोट ज़्यादा, बैले डांसर्स वगैरह को, ऐसे लोगों को चोट इवन सिंपल गिरती भी है वो, जैसे मीन्स अनबैलेंस्ड उसमें कहीं गिर गई तो उनकी किडनीज को ज़्यादा हार्म पहुंच जाता है बजाय उन बैले डांसर्स के जिनके पास फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इट शोज़ कि आपके जो फॉल है उसमें आपकी फ्लोटिंग रिब्स आपकी किडनी को बचा करके बहुत देर तक रख लेती है। तो लेकिन कुछ है प्रोफेशनल्स, कुछ निकाल लेते हैं, उसको निकलवा लेते हैं अपने, ओके फाइन, निकलवा लेते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी फिर फिजियोलॉजिकल नॉर्मल एफिशिएंसी जो है वो कम उनकी हो जाती है, राइट। आगे चल, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हमको अभी इसमें, ओके फाइन। तो हमारी ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ हमारा रिब्स है, रिब्स और स्टर्नम हमारे जो है वो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है, सिंपल, राइट। आगे अभी आएगा, अभी आ गया ना, ये छोटी हड्डी आ गई। अब हम लोग सिर्फ स्टर्नम को डिस्कस करेंगे डिफरेंट एंगल से, राइट। नेक्स्ट, ओके। अभी आप देखो ये स्टर्नम हमारा 3 रंगों से दिखाया गया है। इसके इट हैज़ गॉट 3 बॉडी पार्ट्स। इट इज कंसीडर्ड एज वन होल containing 3 parts, right? First one is manubrium. This is manubrium. Then this is body of sternum. Then this is xiphoid process which you are asking. ये आपको याद रखने का चीज है, right? पूरे इसमें sternum में xiphoid is the least strengthful part. लीस्ट, राइट। तो ये आपका जाइफॉइड प्रोसेस है। एक आपकी पूरी बॉडी स्टर्नम मेन, जिसका काम है हार्ट को संभाल के रखना, उसको एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नल कोई भी पुश लगे तो उसके स्ट्रक्चर को, पीछे इसके हार्ट है तो हार्ट के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बचा करके रखें, राइट।
देन वी हैव गॉट दीज फैसेट्स, ये ऐसे ऐसे सॉकेट्स हैं इसमें जिसमें रिब आकर के फिट होती है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड फैसेट्स, है ना। ये स्टर्नम कुछ हमारी इस तरीके की नज़र आती है। अगर हम, कौन सा व्यू है ये? लेटरल व्यू। ये कौन सा व्यू है हमारा? वेंट्रल, मिडल, एंटीरियर। हाँ, इस बात का ख्याल देखिए, अभी मीडियल भी ठीक था, मीडियल भी ठीक था और एंटीरियर भी ठीक था, लेकिन इन दोनों में सबसे सटीक आंसर क्या है? एंटीरियर। क्यों? क्योंकि बात व्यू की हो रही है। सवाल का सही या गलत होना जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है, यानी कि पूछ क्या रहा है वो आपसे। उसने आपसे व्यू पूछा था, तो व्यू तो आपके एंटीरियर होगा, लेटरल होगा, पोस्टीरियर होगा, वेंट्रल होगा, कॉर्डल होगा, ऐसा करके, राइट। लेकिन आपसे अगर वो क्या पूछता, वो आपसे अगर डायरेक्शनैलिटी पूछता, किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शनैलिटी, अगर वो आपसे डायरेक्शनैलिटी पूछता, देन फिर आपको कुछ और, फिर आप बताते हैं उसको लेटरल है या मीडियल है या क्या है ये। तो सवाल का पढ़ना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कल भी मैंने आपसे डिस्कस की थी ये बात कि हमको जो चीज़ आती है, ब्रेन उसको बहुत तेज़ पढ़ता है, बहुत तेज़ पढ़ता है, और यही उसकी खासियत भी है और यही उसकी कमज़ोरी भी है। जहाँ पे भी आपको लगे, कहीं पे भी आपको लगे कंपटीशन के दौरान या कभी भी आपको लगे कि आपका दिमाग तेज़ पढ़ रहा है, आप मान के चलिए मोर देन 80% चांस है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन स्किप कर रहे हो, और वहाँ आपको जानबूझ के स्लो होना पड़ेगा, अपने ब्रेन को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ स्किप कर रहे हो। इसका मतलब अगर नहीं कर रहे तो ठीक है, आपका तुक्का चल गया, आपका जो स्पीड से ब्रेन चला तो वो चल गया आपका। लेकिन अगर स्किप कर दिया है आपने, तो कल जैसा हमारा सर्कमडक्शन और बॉल एंड सॉकेट में हुई थी प्रॉब्लम, यानी पूरी क्लास एक तरफ और सवाल एक तरफ, तो ऐसा भी हो जाता है, पूरी क्लास एक तरफ। अब आप कहो कि मेजॉरिटी तो ये कह रही है, तो मेजॉरिटी ये कह रही है तो कहने दो, सवाल जो कहेगा बात तो उसकी, फैसला उसका होगा, राइट। ओके फाइन। तो ये हमारा जो है वो ओवरऑल, इसमें कुछ और तो नहीं भाई। तो आप ये देखो, अब आपसे कोई अगर ये सवाल पूछता है, आपको ये फैसेट्स पता चल गए, आपको मैन्यूब्रियम पता चल गया, आपको जो है वो बॉडी ऑफ द स्टर्नम पता चल गई, ज़ाइफॉइड प्रोसेस भी पता चल गया। अब आपसे कोई अगर ये पूछे कि क्या ज़ाइफॉइड प्रोसेस में डायरेक्टली कोई जाकर के लगती है, एक्सक्लूसिवली इन ज़ाइफॉइड प्रोसेस कोई रिब जाकर के लगती है क्या, तो आप क्या कहोगे? राइट, ज़ाइफॉइड प्रोसेस में डायरेक्टली नहीं लगती, बल्कि बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ एक बोन जाकर के, मीन्स थोड़ी सी ज़ाइफॉइड प्रोसेस और थोड़ा सा बोनी पार्ट, कंप्लीट ज़ाइफॉइड में कोई नहीं लग रहा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल राइट। आगे बढ़े। राइट, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो गया, राइट। हम लोग बहुत तेज़ चले, हम लोग बहुत तेज़ चले, बहुत देर तक चले, हम लोग बहुत तेज़ चले और बहुत देर तक चले, तब हम लोगों को 20 दिन लगे स्केलेटल सिस्टम को ख़त्म करने में। अभी स्केलेटल सिस्टम का हम लोगों ने जो है वो 40% कवर किया, 60% हम लोगों ने अभी छोड़ दिया, वो हम लोग के लेवल पे है नहीं, राइट। मीन्स मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एनाटॉमी कितनी डिटेल्ड सब्जेक्ट है, राइट। कितना अभी हमारे पास जो स्लाइड्स हैं, मेरे पास अराउंड 386-387 स्लाइड्स हैं। अभी हम लोगों ने 20 दिन में 88 स्लाइड्स कवर की हैं। अभी हमको बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर रहते रहते और कवर करनी है, जितनी भी हो जाएंगी हम लोगों से, हम लोग उतनी करेंगे, राइट। ठीक जी। किसमें? फ्लैट बोन्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। होती है, बहुत कम होती है, होती है, बहुत कम होती है, स्पेस उसमें बहुत कम है। जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं उसके अंदर इतनी बहुत सारी है, राइट। फ्लैट बोन के अंदर उसके पास इतना एरिया है बस, राइट, जिसकी वजह से
इसके पास भी कंटेंट है अंदर बोन मैरो, इसके पास भी कंटेंट है, लेकिन सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। इतना ही तो है ना, बस पिचकी भी है वो, राइट। जिसकी वजह से इसके पास चूंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए इसके पास बोन मैरो भी कम है, और इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर इससे बड़ी भी कोई होती बोन, इतना बड़ा होता तो उसके पास इतना बोन मैरो होता यहाँ पर, ऐसा। बात समझ रहे? राइट। नेक्स्ट संडे को 26 दिसंबर आ रहा है और नेक्स्ट फ्राइडे को 30 दिसंबर। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक, ओके। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, मीन्स ये तो एक आर्टिस्ट है जिसने बनाया है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो है वो नसें इसी तरीके से इसी शेप में ट्रैवल करती हैं। अब बस आप इनका मीन्स वो और थोड़ा सा बढ़ा लो सरफेस एरिया, लेकिन ओवरऑल हमको जो है वो इसी तरीके का दिखाई देता है ह्यूमन बीइंग। अगर उसके अंदर सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर उसके ऑर्गन्स को आप देखोगे तो इसी तरीके से कुछ दिखाई देता है वो। चलें आगे बढ़ें। राइट, अभी आप देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, नहीं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर आपको सिलेबस में मिले सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ मिले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है नहीं। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, वैस्कुलर अलग है और कार्डियो अलग है। कार्डियो मीन्स पर्टेनिंग टू द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड। आपने सुना होगा ना जिम में कार्डियो करना है नहीं, कार्डियो ट्रेनिंग चल रही है मेरी, फैट कंटेंट कम करना है तो कार्डियो ज़्यादा करना होगा। आप जिम में गए तो आपको ट्रेनर ने बोला कि पहले कार्डियो करो, उसके बाद फिर आप अपने वेट ट्रेनिंग पे आओगे, लाइक दिस। तो व्हाट डज दैट ट्रेनर मीन्स बाय द टर्म कार्डियो? जी, फास्ट मूवमेंट्स, चेस्ट से रिलेटेड मूवमेंट्स, स्टैमिना से रिलेटेड मूवमेंट, राइट। ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी रेट ऑफ हार्ट पंपिंग जो है वो बहुत तेज हो, राइट। आपका रेट ऑफ हार्ट पंपिंग से फॉर एग्जांपल अभी 72 बीट्स पर मिनट है, राइट। आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है जो आपका जाना चाहिए वो आप लिख लीजिए फॉर योर फिटनेस। मैक्सिमम हार्ट रेट टू बी अचीव्ड फॉर योर फिटनेस 220 माइनस योर एज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रियल। हाँ, 220 माइनस योर एज, इतनी आपकी बीट्स पर मिनट आपको अचीव करनी है अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में, इफ यू वांट टू बी द फिटेस्ट पर्सन, राइट। मीन्स कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई बात है, वो एक अलग मसला है नहीं, अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो 220 माइनस योर एज, ब्रैकेट में रियल। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे नगर पालिका से जो आया है या गांव से जो आया है वो नहीं है, नहीं वो आई डोंट नो, आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो, ज़्यादा अच्छे जानते होंगे कि टूर्नामेंट वाइज कैसे खेला जाता है एज के साथ, है ना। ओके, तो हमको इतनी अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल आप 20 साल के हैं तो आपका टारगेट हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 200। अगर आप 30 साल के हैं तो 190, ऐसा करके ये आपका टारगेट हार्ट रेट है, राइट। इसे कहते हैं टारगेट हार्ट रेट, THR। फिजियोलॉजी की किताबों में आपको THR के नाम से भी मिल सकता है, टारगेट हार्ट रेट, राइट। आपका ये जो टारगेट हार्ट रेट है, आपका जो ये टारगेट हार्ट रेट है, इफ यू आर अचीविंग दैट टारगेट हार्ट रेट देन दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड कार्डियो। अभी तक तो हमने एक जनरल बात करी,
अभी तक हमने बात करी ना कि हमें मीन्स चेस्ट से रिलेटेड हो, स्टेमिना से रिलेटेड हो, जिसमें हम बहुत तेज़ मूवमेंट्स करते हों, जिसमें हमारी जो है वो हार्ट रेट बहुत तेज़ चलती हो। ये जितने भी स्टेटमेंट हम लोगों के थे, ये सारे स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट हैं जो जनरल एक आदमी मीन्स जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता होगा जिम्नेजियम की, तो वो भी आपको ये डेफिनेशंस आपको बता देगा। अच्छा, आप लोग नाउ यू हैव इंटर्ड इनटू द टेक्निकल फील्ड, तो आपकी डेफिनेशन हो सकता है उनकी डेफिनेशन सही हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि उनकी डेफिनेशन सही नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी। मीन्स ओवरऑल बात तो बता रहे होंगे वो, लेकिन डिफाइन पर्टिकुलरली नहीं कर रहे होंगे। नाउ यू आर पर्टिकुलरली डिफाइनिंग द टर्म व्हाट इज कार्डियो। कार्डियो मीन्स target to achieve the target heart rate, and what is the target heart rate to be achieved? 220 minus your age, real वाली है ना, right? Okay, तो vascular means सारी नालियाँ, जितनी भी नालियाँ जो भी कह लो आप, right? मीन्स आपकी जो ब्लड लेके चलती हैं, इनको ब्लड कॉन्ड्यूट्स भी बोलते हैं। ब्लड कॉन्ड्यूट, CONDUIT, कॉन्ड्यूट, ब्लड कॉन्ड्यूट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्पेलिंग दिख रही है आपको, राइट? कॉन्ड्यूट कहते हैं मीन्स एक पाइप जो ऊपर से तो इनक्लोज्ड हो और अंदर से खाली हो, जैसा पानी का पाइप होता है, गमलों में डालने वाला पाइप जो है, राइट? वो पाइप इज ए कॉन्ड्यूट, any pipe which is hollow from inside and having outer case covering, right? ये सारी जितनी भी हैं हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स और हमारी ये कैपिलरीज, ये सारी की सारी जो हैं ये सब कॉन्ड्यूट्स होती हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल की हो, चाहे ये नंगी आंखों से दिखने वाली हो, ये सब कॉन्ड्यूट्स होती हैं। मीन्स ऊपर से इनकी कवरिंग होती है और अंदर जो है वो ये खाली हॉलो है। विसरल ऑर्गन्स भी खाली होते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्ड्यूट नहीं बोलते क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, राइट? ओके, फाइन। तो इनको आपको जो है वो कुछ फिजियोलॉजी की किताबों में आपको जो है वो वैस्कुलर नहीं मिलेगा, आपको ब्लड कॉन्ड्यूट मिलेगा। इसलिए मैंने आपको वैस्कुलर भी बता दिया, इसलिए मैंने आपके साथ जो है वो कॉन्ड्यूट भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कहीं ब्लड कॉन्ड्यूट मिल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है नहीं? राइट, आगे। ओके, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत गौर की ज़रूरत है आप लोगों को, गौर करिएगा हर चीज़ के ऊपर, ऐसा ही मत निकल जाइएगा। अभी हम आर्टरीज कह रहे हैं कि विच कैरी अ टाइप ऑफ ब्लड कॉन्ड्यूट, अ टाइप ऑफ ब्लड कॉन्ड्यूट विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे करना जरा। ओके, आर्टीरियोल, आर्टरी का सबसे छोटा हिस्सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसे बोलते हैं आर्टीरियोल। आर्टरी का सबसे माइन्यूट हिस्सा, माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ एनी आर्टरी इज आर्टीरियोल। पीछे करो। हाँ, बंद कर दो। देखो देखो, मारो हाथ, कहीं से तो होगी। फाइन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे चल के हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को और रिफाइंड करेंगे, अभी ये रिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। अब से 10 साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक जो है वो आर्टरीज की डेफिनेशन दी जाती थी विच कैरी प्योर ब्लड, और वेन्स की दी जाती थी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड।
अच्छा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कोई ब्लड नहीं होता। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कोई ब्लड नहीं होता। अच्छा, उनका मतलब था कि प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ। अच्छा, इम्प्योर का मतलब था कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। लेकिन बहुत जल्दी फिजियोलॉजिस्ट को पता चल गया कि कोई भी ब्लड हमेशा पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ नहीं होता, कोई भी ब्लड हमारा जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ नहीं होता, कभी नहीं होता, राइट। मेजॉरिटी जो है वो ऑक्सीजन की हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज दैट फ्यूम विच आवर व्हीकल्स एग्जिट, राइट, ओके। वो कार्बन, अब आपने सांस ली अंदर, तो आपने जो सांस ली उसको भी 12-15 साल पहले तक क्या कहा जाता था, अभी भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन ली हमने अंदर, एयर इन्हें अंदर करी। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो या एयर अंदर लेते हो? हाँ, एयर अंदर लेते हैं। अच्छा, एयर के साथ तो पोल्यूटेंट भी हैं, धूल धक्कड़ भी है, मिट्टी भी है, जरासीम्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, है नी, और हवा में जो है वो नाइट्रोजन भी है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हवा में जो है वो ऑक्सीजन भी है, राइट। ये सारा इतना बहुत सारा तामझाम आपने सब एक साथ अंदर कर लिया, क्योंकि हमारे पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, राइट। जब आपने सारा प्रोसेसिंग होकर के फिर वो बाहर जब निकाला आपने, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन अभी उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है, उसके साथ नाइट्रोजन का एक बड़ा हिस्सा। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी है? अराउंड 78%। तो 78 आपने ली और 78 आपने छोड़ी, क्योंकि नाइट्रोजन का अंदर कोई काम है नहीं एज सच, हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेयर में बेकार है वो, भाई 78% है नहीं, और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लांट्स के, बिना नाइट्रोजन के वो प्लांट्स काम नहीं कर सकते, राइट। और ये जो बिजली चमकती है, मैं एक बहुत छोटा सा केमिकल रिएक्शन आपसे बस शेयर कर रहा हूँ। ये जो बिजली चमकती है, ये मीन्स नाइट्रोजन को उसमें बढ़ा देती है आपके एटमॉस्फेयर में। बिजली चमकती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन लेवल को एटमॉस्फेयर में बढ़ा देता है। वो फिर जब वो रेस्पिरेशन करते हैं अपना, जिस वक्त भाई प्लांट्स भी ऐसे ही जिंदा हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जिंदा हैं, उनके अंदर भी वैसे ही मूवमेंट्स होते हैं, उनके अंदर वैसे ही, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है ना हाई स्कूल में, रेस्पिरेशन भी पढ़ा है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा है आपने, उनका मेटाबॉलिज्म भी पढ़ा है, एवरीथिंग, राइट, ओके। तो हमारे उसमें अब हम लोग यहाँ तक आए हैं कि आप आर्टरीज को ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है। ये तो बिल्कुल सरासर पाप की बात है, ठीक है, नहीं, गुनाह की बात है ये तो, राइट। हम फिजिकल एजुकेटर्स के लिए, ठीक है, नहीं, ओके, हम ये कहेंगे हाँ ये ठीक है, हमारे लिए चलेगा, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है ये, आगे चल के हम और रिफाइंड करेंगे इसको, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है। अच्छा, जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मेजर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि 100% उसमें ऑक्सीजन है। अगर किसी भी ब्लड में किसी भी इंसान को अगर मारना हो, किसी भी इंसान को, आज मैं अपने सुबह रिसर्च स्कॉलर से भी डिस्कस कर रहा था, अगर किसी भी इंसान को आपको मारना हो तो सिर्फ उसको मीन्स हवा रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो उसकी बॉडी के अंदर, वो तब भी मर जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन से भी मर जाएगा। ऑक्सीजन हम प्रोसेस नहीं कर सकते, बिना नाइट्रोजन गैस के साथ हम ऑक्सीजन को, मेरी बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकती बॉडी के अंदर, राइट। ऑक्सीजन नाम के लिए ले तो रहे हैं हम, ऑक्सीजन नाम के लिए ले तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो इट इज़ एज गुड एज वी आर नॉट टेकिंग एनी एयर। ऐसा ही है जैसे हम एयर ही नहीं ले रहे बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस हो ही नहीं रहा अंदर, राइट, ओके, फाइन। तो इसलिए जो है वो हमेशा मिक्स्ड एयर हर वक्त आपकी जहाँ से भी चलेगी वो मिक्स्ड एयर ही चलेगी। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कंटेनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये हुआ, नॉट 100%। तो सर वो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें दोनों होती है?
उसमें भी मिक्स्ड होती है, वो आपको दे नहीं सकते प्योर, और अगर देंगे कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है किसी बीमारी में तो बहुत रेगुलेटेड देंगे फिर वो आपको, मतलब उसका बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस वो रखेगा, जो उसका एक्सपर्ट होगा, वो कोई भी हो उसका एक्सपर्ट, वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट रखेगा। जैसे ही आपके उसमें पूर्ति हो जाएगी टक से वो फ़ौरन हटा लेगा उसको, और फिर वो दूसरा सिलेंडर आपको लगा देगा। हमारे लिए तो दोनों सिलेंडर बराबर हैं, लेकिन उसके लिए दोनों सिलेंडर बराबर नहीं है जी। होती है, हाँ, वो विदाउट नाइट्रोजन है, प्योर ऑक्सीजन है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दी है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। वो कुछ कंडीशन होगी अंदर, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कोई दवा के रिएक्शन में कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बनने लगा, जो कि नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, उसको अब न्यूट्रलाइज करना है, जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बन गया, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो उसको प्योर ऑक्सीजन दो तो करेगा वो, वरना वो करेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन पूरी हो गई तो टक से उसने हटाया, दूसरी लगाया उसने फौरन, ठीक, राइट। नेक्स्ट अब आर्टरीज का उल्टा हमारा जो है वो, हमारे पास वेन्स है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको। डी मीन्स रिमूविंग, है नी, रिमूव्ड ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव्ड है और उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, ऐसा। यहां तक बात क्लियर है, राइट। वेन्स का आखिरी हिस्सा वेन्यूल्स होता है, आर्टरीज का आखिरी हिस्सा आर्टीरियोल होता है, वेन्स का आखिरी हिस्सा वेन्यूल्स होता है। ओके फाइन, ये तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें, आप इसके लिए लिखने के लिए परेशान मत हो, है ना। क्लास हम लोग की फालतू में डिस्टर्ब होगी। आपको वेन्यूल भी मिल जाएगा, आपको आर्टीरियोल भी मिल जाएगा, ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा, है ना। आगे जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना आप। देखो ये जो कंटेंट है एनाटॉमी, ये जो कंटेंट है ये तो लिखा हुआ कंटेंट है, राइट। मैं कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो बोला हुआ कंटेंट है। ये दोनों कंटेंट मिल करके आपके पास कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अगर किसी को सिर्फ ये स्लाइड्स आप दिखा दो तो उसके पास पहुंच जाएगी, मगर उसके पास 40% अराउंड पहुंच जाएगी, लेकिन वो आपस में कनेक्शन नहीं बना पाएगा, राइट। कनेक्शन बना भी ले, उसके पास इतना पहुंच जाएगा कि हाँ ठीक है, आर्टरी को ये कहते हैं, वेन को ये कहते हैं, ऐसा ऐसा इसका आखिरी पार्ट ये होता है, ओके फाइन। तो 40% इज़ गुड इनफ। लेकिन हम लोग जिस लेवल पे मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लेवल पे सिर्फ आपको स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको डिस्कशन की भी ज़रूरत है। और हम लोग डिस्कशन भी जो है वो विद डाइग्रेशन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है वो पूरा बना रहे और सेट होता जाए, राइट। और हम लोग एक एक चीज़ को लेयर्स में ले करके चल रहे हैं और लेयर्स में सेट हो रहा है वो, राइट। ओके आगे, राइट। कैपिलरीज हमारे पास हैं, राइट। ये कैपिलरीज हमारी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये कैपिलरीज एक आर्टीरियोल और एक वेन्यूल ऐसे मिला आपस में, तो उन्होंने ये एक जाल बनाया, राइट। ये आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी के ये आर्टीरियोल्स हैं, ये वेन आ रही है, ये वेन के वेन्यूल्स हैं, और फिर अब आप देखो, अब इन्होंने यहां जाल बिछाया अपना, एक खूबसूरत जाल, राइट। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है आपको। आप हाथ काट लो, कुछ भी काट लो, पैर काट लो, आपको दिखेगा नहीं कुछ ये, राइट। ओके फाइन। ये कैपिलरीज, दिस इज अ कैपिलरी, इसको कैपिलरी बेड भी हम बोलते हैं। आगे करना थोड़ा सा, इसे कैपिलरी बेड भी बोलते हैं। पूरा ब्लड, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और इधर से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, ये दोनों ब्लड आपस में आकर के यहाँ पर ऐसा मिल जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ से ये कैपिलरीज बहुत ही इंट्रीगिंग मैनर में, इंट्रीगिंग मतलब बहुत ही सीक्रेटली, कैसा सीक्रेटली कि आज तक जो है वो पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आया, लेकिन यही कैपिलरीज ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं।
इसी ब्लड में, यहीं उथल पुथल हुई कुछ, यही हो रही है ना उथल पुथल कुछ इतने हिस्से में, इस कैपिलरी ब्लड में। इसी ब्लड में वो ऑक्सीजन अंदर करी उसने और कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी जहरीली चीज़ है उसके साथ उसको बाहर करा उसने, राइट। और एक जो है वो एक चीज़ लेके चला गया, दूसरा दूसरी चीज़ लेके चला गया, फिर वापस आया। ये पूरा ब्लड, पूरी ज़िंदगी हमारा जो है वो इसी तरीके से ट्रैवल करता है। यहाँ तक बात क्लियर है हमारी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके फाइन, आगे बढ़ा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे लिए जो है वो समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे करें। हाँ, अभी आप देखो हमारा एक पीछे करना ज़रा। ओके फाइन, अभी आप देखो ये मीडियल प्लेन पे है इस वक्त, मीडियल लाइन पे है या लेटरल है? मीडियल है, लेकिन माना जाता है कि मीन्स लेफ्ट साइड पे है। दिल लेफ्ट साइड पे नहीं होता, दिल स्टर्नम के पीछे होता है। जहाँ भी आपकी स्टर्नम है उसके पीछे है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब और स्टर्नम मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी इधर से, तीसरी, चौथी, पांचवी इधर से, प्लस सामने से स्टर्नम, और ये मजबूती से करते हैं। वो सीपीआर कर रहा है, ये नहीं टूट रही। अगर ये टूट गई तो ये तो इसके अंदर घुस जाएगी। अच्छा, पंचर्ड हो जाएगा। पंचर्ड हो गया तो ख़त्म है आदमी, है ना। इस वजह से वो बहरहाल वो इशू है। तो हमारे पास, हाँ, ये हल्का सा देखो, बहुत हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, बहुत हल्का सा ये टिल्टेड होता है। चलें आगे चलें। जिसको कहते हैं ना हम लोग, ये दिल जो है वो पीछे करना ज़रा, राइट, कहते हैं ना उसको कि मुट्ठी जैसा होता है। ओके फाइन, तो वो मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन अब कुछ तो समझाना है ना। ये एक ज़माने से ये स्टेटमेंट चल रहा है, कोई आज से नहीं है। ये हो गए होंगे 500-600 साल मेरे ख्याल से, है नहीं, कि ऐसा दिल है। अब 500-600 साल पहले तो कोई तरीका ही नहीं था देखने का। आज तो हमारे पास फिर भी एक तरीका है, राइट। तो उस वक्त तो देखने का तरीका ही नहीं था। तो जिसने भी देखा खोल के, तो जिंदा इंसान को ही देखा था उसने भी, चीर फाड़ करके उसकी, राइट। उसको देखा तो उसने कहा यार मुट्ठी भर का है। अब हो सकता है उसके मुट्ठी भर का ही हो सच में। ओके फाइन, तो उसने बताया मुट्ठी भर का, वही मुट्ठी भर ही मशहूर हो गया है, यानी हाँ। बट दिल जो है वो कुछ इस तरीके का हमारे पूरे हाथ में इस तरीके से आएगा। ओके फाइन, आगे आगे। इसको थोड़ा सा आप जो है वो लिखिएगा नहीं, ठीक है, आप अपने उस पर याद कर लीजिएगा। अच्छा, याद करने का तरीका मैंने आपको बोला कि आप जो है वो उसको मीन्स रटना एक तरीका होता है, एक तरीका होता है आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें, या खाली बैठे हों तो मेंटल इमेजरी के साथ आप उन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लें, मीन्स रिवाइज कर लें, तो आपको परमानेंट याद हो जाते हैं, राइट। तो एट्रियम हमारे पास है, हमारे पास वेंट्रिकल है। अभी हम लोग ये सब आएंगे, ये सारे टर्मिनोलॉजी। हमारे पास पुल्मोनरी आर्टरी है, हमारे पास पुल्मोनरी वेन है, हमारे पास आवर्टा है और हमारे पास वेना केवा है। ओके फाइन, अभी आप देखो यहाँ पर ये तो एट्रियम, वेंट्रिकल और वाल्व तो हम लोग वहाँ समझेंगे स्ट्रक्चर में जब आएंगे। अभी आप यहाँ देखो पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये पुल्मोनरी वेन, जिसको मैं कह रहा था आपसे कि हम लोग वेन और आर्टरी की डेफिनेशन जो है वो और रिफाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी रिफाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पे गौर करो ज़रा। पुल्मोनरी मतलब रिलेटेड विद लंग्स, पुल्मोनरी मतलब रिलेटेड विद लंग्स, राइट। आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इज ए हार्ट, राइट, एक हिस्सा है हार्ट का। ओके, पुल्मोनरी रिलेटेड विद द लंग्स, वेन, तो वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। अभी तो हमने कुछ और पढ़ा था, अभी एक स्लाइड पहले, अभी यहाँ उल्टा हो गया ना अभी, राइट। ये क्या लफड़ा है? तो सर वो लेफ्ट साइड में ब्लड तो साइड हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ले आती है लेफ्ट साइड के। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये आर्टरी होनी चाहिए या ये वेन होना चाहिए? ये वेन होनी चाहिए।
डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है, तो इसको आर्टरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, विदाउट लूजिंग टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरीज और वेन्स की डेफिनेशन जो है वो मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। इसको बहुत गौर से किसी भी तरीके से आप गांठ बांध लीजिए, राइट। कोई भी ब्लड कॉन्ड्यूट, कोई भी ब्लड पाइप जो आपके हार्ट में खून ले जाएगा, आपके हार्ट में खून ले जाएगा, याद रखिएगा, पूरी बॉडी ऑर्गन से कहीं से भी हार्ट में खून ले जाएगा, उसको वेन बोलेंगे। इससे बिल्कुल बहस नहीं कि उसके अंदर ब्लड किस टाइप का है, प्योर है, इम्प्योर है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, इससे कोई बहस नहीं। सारे बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड आपका हार्ट की तरफ जिन पाइप्स से जाएगा, हार्ट में जिन पाइप्स से जाएगा, उन पाइप्स को वेन्स बोलेंगे। बात क्लियर हो रही है? राइट। हार्ट से हार्ट में घूमता रहे, नो प्रॉब्लम। हार्ट से जैसे ही किसी भी ऑर्गन में जाएगा बॉडी के अदर देन हार्ट, तो वो आर्टरी लेके जाएगी। हार्ट से किसी भी ऑर्गन में जाएगा, इससे बहस नहीं कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे बिल्कुल बहस नहीं। बात क्लियर हो पा रही है क्या? इसको लिख लीजिए, आप कैसे लिखेंगे वो आप जानो। 2-3 मिनट 4 मिनट आपके पास है। Any blood conduit carrying blood towards the heart, हार्ट की तरफ, वो सब वेन्स हैं। इससे बहस नहीं उसके अंदर क्वालिटी ऑफ ब्लड कैसा है, प्योर है, इम्प्योर है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, इससे कोई बहस नहीं। और कोई भी ब्लड कॉन्ड्यूट जो दिल से ऑर्गन्स की तरफ ले जाएगा, चाहे एक ऑर्गन चाहे सारे ऑर्गन्स, उनको हमेशा आर्टरी बोला जाएगा। इसी वजह से आप देखो पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरचेंज्ड है, क्योंकि हार्ट से पुल्मोनरी वेन कर क्या रही है, ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है, हार्ट से मैं क्या कह रहा हूं, पुल्मोनरी वेन कहाँ क्या कर रही है, हार्ट में ला रही है। कौन सा ब्लड है वो? ऑक्सीजनेटेड, प्योर मत बोलो आप उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। लेकिन चूंकि लंग्स से ला रही है लेकिन ऑक्सीजनेटेड है, इस वजह से उसका नाम वेन है। क्योंकि इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक लेवल पर, उसूली तौर पर जो है, वो कोई भी ब्लड कॉन्ड्यूट जो आपके ऑर्गन से हार्ट में ले जाएगा, उसे वेन बोलेंगे, राइट। और हार्ट से बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन या सारे ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। हार्ट से लंग्स में गया है, हार्ट से लंग्स में गया है, इस वजह से हम उसको आर्टरी बोल रहे हैं, हालांकि उसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कॉन्सेप्ट अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है नहीं? वहां मैंने कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि हमको और आपको जिस लेवल पे फिजिकल एजुकेटर्स जिस लेवल की एनाटॉमी की किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर आपको प्योर और इम्प्योर मिल जाता है। तो पहले तो स्टेज में हम लोगों ने बाई पार्ट मेथड में होता है ना हम लोग, तो पहले तो हम लोग प्योर इम्प्योर का मसला क्लियर किया, और फिर उसको भी हमने एक स्लाइड आके आकर के फिर हमने जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड भी पीछे हमने छोड़ दिया, राइट। अब हमने जो है वो प्योर डेफिनेशन ऑफ आर्टरी एंड प्योर डेफिनेशन ऑफ
वेन, वो हमने पकड़ लिया, वो हमने सीख लिया। राइट, आगे चलें भाई। ओके, अरे यार तू बहुत तेज़ क्यों चलता है भाई, हैं? मैं आने दो ना ऑर्गन, धीरे धीरे आएगा। देखो आप लोग भी कभी भी स्लाइड्स बनाना है नहीं, राइट, आप लोग कभी भी स्लाइड्स बनाना, तो आपने मेरी स्लाइड्स की क्वालिटी देखी है, एक बार में एक चीज़ आती है ना, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की खासियत है कि वो एक बार में एक ही चीज़ सीखती है, वो एक बार में बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकती। राइट, अभी आपको अगर पूरी स्क्रीन में मैं पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखा दूं जैसा है, राइट, तो अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मीन्स कैसे हो रहा है। राइट, ओके, अभी हमने जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स जिनके पास स्पाइनल कॉलम होती है, जैसी स्पाइनल कॉलम हमारे पास है, तो ऑलमोस्ट सबके पास जो है वो 4 जो है वो चैम्बर्स होते हैं। राइट, ये हमने इसको हार्ट माना है, लेट अस अज्यूम दैट। राइट, ओके, ये हमारा हार्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि वो चैम्बर्स कैसे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, हमको ये समझना है। हालांकि हार्ट हमारा इस शेप का है नहीं, इस शेप का हार्ट इस स्लाइड के बाद लेके आएंगे, ठीक है नहीं? ओके फाइन, तो अभी हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट, राइट, अब ये हमने अपना एक दिल था पूरा, उस दिल को हमने जो है वो 4 अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया, ठीक है नहीं? ये हमारा दूसरा स्टेप है। ओके फाइन, वेट, हाथ हटा लो तुम अपना, हाँ, ओके फाइन। दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, ये मेरा दिल है ऐसा, राइट। अब ये दिल का एक हिस्सा यहाँ पे राइट एट्रियम, ये जो दिल आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, राइट, इसको जो है वो ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, लेफ्ट एट्रियम, राइट, इसको भी ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ओके, एट्रियम इज ए सिंगुलर, एट्रियम इज ए सिंगुलर। अगर इन दोनों को हमको एट्रियम एट्रियम बोलना हो तो एट्रियम्स नहीं, देन एट्रिया, एट्रिया। जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी किताब में आपको एट्रिया मिले तो मतलब लेफ्ट एंड राइट बोथ, भाई 2 ही है हमारे पास, तीसरी है नहीं कोई, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए, एट्रियम इज ए सिंगुलर वर्ड। ऑरिकल का प्लूरल ऑरिकल्स, लेकिन एट्रियम का प्लूरल एट्रिया। ये आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों में आगे मास्टर्स तक, आगे रिसर्च में भी आपको ये वर्ड्स मिल सकते हैं, एट्रिया वर्ड मिल सकता है आपको, राइट, एट्रियम का प्लूरल। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब देखो, जिस किसी ने भी अगर सिर्फ स्लाइड देखी तो उसको एट्रियम पता चल गया, उसको एट्रियम पता चल गया, लेकिन उसको एट्रियम का ये नहीं पता चला कि वो सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है। वो डिस्कशन किया तो आपस में हम लोगों को मालूम चला कि व्हाट इज व्हाट, राइट। किसी ने अगर स्लाइड देखी तो उसने देखा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन पे आया तो वहाँ पे डेफिनेशन उल्टी हो गई, राइट। अब वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है कि ऐसा मसला कैसे हल हो, ये क्या हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमारे पास स्लाइड होना भी ज़रूरी है और हमारा डिस्कशन होना भी ज़रूरी है, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, राइट। ओके फाइन, तो हमारे पास ये एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, देन हमारे पास वेंट्रिकल है, राइट, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है नहीं। तो हमारा ऐसा हिस्सा, ये आधा हिस्सा हमारा, ये जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल का है, ये हिस्सा हमारा जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल का है, ये राइट हैंड साइड पे डिवाइडेड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइडेड है। अगर हमारा हार्ट को ऊपर और नीचे की तरफ हम करेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर की तरफ अगर हम करेंगे डिवीजन इसका, तो फिर हमारे पास जो है वो एट्रियम है,
एट्रिया है सॉरी, और हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट। इनको जो है वो राइट एट्रियम को आर ए, कैपिटल आर ए, एल ए, आर वी, एल वी ऐसे करके लिखते हैं। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, फाइन। चलें आगे चलें। ओके, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व्स होते हैं, जैसे वो साइकिल में बालबोटी का वो वाल्व है ना, ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा वाल्व होता है, राइट। 3 होते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको, राइट। आगे ओके, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 होते हैं। वहां 3 हैं, यहां 2 हैं, कोई वजह होनी चाहिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। सवाल याद रखिएगा, चाहे तो कहीं लिख लीजिए आप लोग कि वहाँ 3, वहाँ ट्राई क्यों है, यहाँ बाई क्यों है। लेकिन अभी हम लोग इन प्रिंसिपल जैसा स्ट्रक्चर है हम बिल्कुल वैसा पढ़ने की, समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अभी उसको, ठीक है। ओके फाइन। तो हमारे पास ट्राइकोस्पिड वाल्व किन 2 चैम्बर्स के बीच में है? राइट। और 2 कहाँ पे हैं हमारे पास? राइट। ओके, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ट्राइकोस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट पे होता है, तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, राइट, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ो। राइट। अभी हमारा सारा ब्लड जो है वो सारा ब्लड बॉडी से पंप होके हार्ट में जा रहा है। अच्छा, हार्ट में जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यूज्ड हो गया है, वो ब्लड सेल्स ने यूज कर लिया है, राइट। ओके फाइन। वेना केवा, वेना केवा ये लिखने की जरूरत है आपको। वेना केवा हमारी लार्जेस्ट वेन है, लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज वेना केवा। सॉरी क्या बच्ची, जग रही है? जगती रहे भाई, हंसती मुस्कुराती रहे। लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी इज वेना केवा। ओके राइट। अभी आप देखो इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे। अब आप समझ में आ गया ना कि ये नीचे की बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं, हार्ट लेवल से जितने भी नीचे के ऑर्गन्स हैं, इनका सब तरफ से ब्लड इकट्ठा करके स्टोर करके, और ये एक कोई पाइप लगा हुआ है बड़ा सा मोटा, लार्जेस्ट है ना ये, एक लार्जेस्ट एक पाइप लगा हुआ है। वो पाइप जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में डाल रहा है। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। एक एक स्टेप परत बनाते जाइएगा अपने दिमाग में, तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसको। ओके फाइन। तो ये इंफीरियर वेना केवा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है, कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में। अब इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, मतलब मीन्स अभी आगे चल के बनेंगे ना, जैसे ट्राइकोस्पिड का बन गया, बाइकोस्पिड का बन गया, लेफ्ट हैंड का बन गया, राइट हैंड का बन गया, अपर का बन गया, लोअर का बन गया, राइट। ओके आगे। ओके, एक हमारे सुपीरियर वेना केवा है, दिल से ऊपर भी कुछ ऑर्गन्स है ना हमारे, राइट। उनका पास भी एक नाली है, उनकी नाली एक अलग नाली है उनके पास। उनकी नाली जो है वो भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा जो है, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। दिस वन इज इंफीरियर, वो सुपीरियर, ये सुपीरियर है टुवर्ड्स हार्ट और टुवर्ड्स हेड।
यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? राइट, 5 मिनट का रेस्ट है, जाइए पानी यानी पी करके आइए आप। बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन करना भूल गया था, इतनी देर सो गया तो? अरे कप्तान, ओके फाइन। यहां तक बात क्लियर हो रही बिल्कुल? राइट, अभी यहां से आवर्टा से अब हमारा जो है वो सारे उसमें आगे चल, फाइन, और आगे फाइन, बस। राइट, हमारे पूरे उसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो है वो ब्लड हमारा चला जाएगा। तो हमारा जो लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारे पास जो बिगेस्ट, हमारे पास जो आर्टरी है उसको आवर्टा के नाम से कहते हैं, और जो लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हैवीएस्ट भी आप उसमें इस्तेमाल कर लो, वो हमारे पास वेन जो है वो हमारे पास वेना केवा के नाम से है। राइट, उसको भी वेन कहते हैं लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों का, आर्टरी, आवर्टा, वेन, वेना केवा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड सर्कुलेशन। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है। इफ एनीबडी आस्क अ क्वेश्चन देन यू कैन गिव अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर बाई डिस्क्राइबिंग दिस डायग्राम ओनली। यानी पूरी बॉडी में से आया, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वापस आया, फिर वापस आया, और फिर उसके बाद ओके फाइन। ये इतना इंतज़ाम क्यों किया कि लंग्स में प्योर हो गया, चलो यह तो समझ में आ रहा है कि लंग्स में आती है एटमॉस्फेरिक एयर, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन इतना इंतज़ाम क्यों किया कि वापस फिर इसको दिल में भेजा, फिर एक मुसीबत करी, फिर यहाँ से बाहर निकला। ये इतना इंतज़ाम क्यों, वहीं से क्यों नहीं भेज दिया? अरे चैम्बर का काम है, ना होता वो चैम्बर ही ना होता, 2 ही चैम्बर होते हैं हमारे, चलता काम। अरे तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड हो गया ना वहाँ पे, लंग्स में हो गया ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड गया, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि प्रेशर कोई भी चीज़ आपकी तभी क्रिएट होगी जब मूवमेंट होगा। मेरे इस हाथ में, इस स्ट्रक्चर में, अभी ऐसा शेप का है, इस स्ट्रक्चर में कोई प्रेशर नहीं है जब तक कि ऐसा नहीं करूंगा मैं, है नहीं? इसको मैं ऐसे रखे रहूं, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो मूवमेंट के साथ आप प्रेशर मारोगे। राइट, चूंकि मसल्स, लंग्स के पास मसल्स नहीं हैं, लंग्स के पास मसल्स नहीं हैं। आपने लंग्स देखे, छू के भी देखे और आंखों से भी देखे, वो हवा है, हवाई हवा है बस, उसमें स्पंज है खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर। राइट, आप उसमें हवा भर दो तो उसके अपने ऑर्गन्स हैं, वो फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, और ओवरऑल फिर वो लंग्स भी फूल जाता है, वो आपने देखा था। राइट, उसके अंदर मसल्स नहीं है, इस वजह से वो अपना मूवमेंट नहीं करता। हवा आएगी, हवा आएगी किसके रेस्पॉन्स में? ये जो पसलियों के बीच में जो मसल्स लगी हुई हैं, राइट, यहाँ डायफ्राम एक बड़े मसल लगी हुई है, ये खींचेगा नीचे, ये खींचेंगी चारों तरफ से, तब वो हवा अंदर की तरफ आएगी। राइट, तो लंग्स के पास कोई अपना मस्कुलर चैम्बर नहीं है जिससे वो प्रेशर मार दे। प्रेशर की ज़रूरत क्यों है? प्रेशर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इधर तो ग्रेविटेशनल पुल से चला भी जाएगा ब्लड, ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर तो आज तक हम पानी ना चढ़ा पाए, है नहीं? आपको अपने मुंह से ऊपर अगर पानी फेंकना हो तो आपको कुल्ली करनी पड़ेगी, तब ऊपर जाएगा, वरना जा नहीं सकता। राइट, तो आपको उसके लिए प्रेशर चाहिए, और प्रेशर भी बहुत तेज प्रेशर चाहिए, ताकि वो, अच्छा, ब्रेन को सबसे ज्यादा ब्लड आपका चाहिए। सारी आपकी वर्किंग मसल्स को इतना ब्लड नहीं चाहिए जितना ब्लड कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन को चाहिए।
राइट। ब्रेन अपनी ब्लड सप्लाई अगर उसकी 0.1% भी कंप्रोमाइज़ होती है, कम होती है, तो वो भिनभिनाने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, 1 के 2 दिखाई देते हैं। वो शराब पीने से भी हो जाता है, राइट। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, वनडे 83 ना, राइट। वेस्ट इंडीज से फाइनल मैच था, राइट। इंडिया ने 186 रन्स बनाए थे। उस वक्त वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स का होता था, 60 ओवरों का होता था, ओके। वेस्ट इंडीज पीछे 2 वर्ल्ड कप्स लगातार जीती हुई आ रही थी, ये तीसरा वर्ल्ड कप था। अच्छा, क्रिकेट इतिहास के दिग्गज 5 बैट्समैन उनके पास उस वक्त खेल रहे थे, जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स नाम का एक बल्लेबाज था जो अकेला 160 170, उसके लिए कोई मायने नहीं था, नहीं। गेल सर उसके जो हैं वो हाफ हैं, तो इतने ख़तरनाक हैं। अच्छा, फिर गेल सर की फील्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है फील्डिंग तो, और विवियन रिचर्ड्स सर की तो फील्डिंग ज़बरदस्त थी, ओके फाइन, एनी हाउ। प्लस क्रिकेट इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग पेयर, क्रिकेट इतिहास का ओपनिंग पेयर बैटिंग के उनके पास था उस वक्त, डेसमंड हैंस एंड गॉर्डन ग्रीनिज नाम से, राइट। नीचे विवियन रिचर्ड्स सर। देन उनका ओवरऑल पीछे से 40-45 मैच ना हारा हुआ उनका कैप्टन उनके साथ था क्लाइव लॉयड, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मीन्स एक वो सॉलिड आर्मी थी जिसको कहते हैं ना सीसा पिघलाई हुई आर्मी, ऐसी आर्मी थी, राइट। इंडिया ने जो है वो 185 रन बनाए, जो कि कोई बड़ा स्कोर नहीं था, चुटकियों का स्कोर था उनके लिए, लाइक पीनट्स उनके लिए था, राइट। उन्होंने खेलना शुरू किया, गॉर्डन ग्रीनिज सर, और वो आए, उन्होंने खेला, तो डेसमंड हेन्स सर तो रन आउट हो गए या कुछ हो गया उनका, बहरहाल गॉर्डन ग्रीनिज सर जो है वो एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। बलविंदर सिंह संधू नाम के वो बॉलर थे, वो संधू सर की बॉल पे जो है वो आउट हो गए। बलविंदर सिंह संधू, मतलब कोई और नहीं था, तो अब खिलाना तो है किसी को भाई, तो ठीक है चलो तुम भी चलो। नेशनल लेवल पे अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इतना नहीं था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करेंगे। एनी हाउ, वो बॉल पे जो आउट हुए तो सारी मीडिया ने उसको कैप्चर किया कि बॉल उन्होंने खेली और बॉल यहाँ से बोल्ड हुए और ऐसे खेले। अच्छा, गॉर्डन ग्रीन मतलब क्रिकेट इतिहास का बेस्ट ओपनर, भाई बॉल के आसपास से कहीं आउट हो जाओ तो समझ में आता है, वो ऐसे करके। तो उन्होंने कहा साहब आप ऐसे आउट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझे 2 बॉलें दिखाई दी, एक मैंने पूरी सही खेली, एक पे मैं बोल्ड हो गया। वो शराब इतनी पी ली थी उन लोगों ने कि अब तो हम मैच जीत गए लगातार। भाई 186 रन उनके लिए कोई मायने नहीं थे, कोई मायने नहीं थे। तो उन्होंने शराब इतनी पी कि तीसरा वर्ल्ड कप भी अब हम जीत गए। तो उसने एक खेली बॉल, दूसरे पे बोल्ड हो गया। तो हमारे ऑर्गेनिज्म में एनी हाउ, तो हमारे पास हमारी फिजियोलॉजी इस तरीके की है, राइट, कि हम जो हैं वो अगर हम मीन्स लिमिट से बाहर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम जो हैं वो या तो भिनभिनाने लगेंगे या 2 दिखने लगेंगे, ऐसा करके कुछ हमारा हो जाएगा। एनी हाउ, तो हमारे को आउर्टा की ज़रूरत इसलिए है, मस्कुलर चैम्बर्स की ज़रूरत इसलिए है ताकि ये ऊपर की तरफ सप्लाई बहुत तेज़ कर सके और बहुत जल्दी कर सके, और हर सेल के अंदर, ब्रेन के हर सेल में पहुंच जाए। अगर एक सेल को ब्लड उसका नहीं मिला, जो उसका टाइम है, उस टाइम पे नहीं मिला, तो वो सेल मर जाता है। ब्रेन का एक सेल नहीं मरा तो सेल नहीं है वो दैट इज ए न्यूरॉन, दैट इज ए न्यूरॉन, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए नर्व। यानी कि आपकी नर्व जो चल रही है, जो मैसेज ले जाती है, एक मर गया तो एफिशिएंसी उसकी कम हो गई, राइट। ऐसे जाहिर सी बात है उतने ही टाइम में दूसरे और बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होंगे जिनको उस वक्त, वो सेल्स होंगे जिनको वो ब्लड चाहिए होगा और उनको नहीं मिला, तो वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, एक नहीं मरेगा, 2 नहीं मरेंगे, मिलियंस ऑफ मरेंगे, राइट। तो हमारा सर्वाइवल पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमको मस्कुलर ऑर्गन हो, कोई तो हो,
अब वो चाहे हार्ट के बाहर का कोई हो, लंग्स के बाहर का तो हो नहीं है, राइट। तो नेचर ने आपको वो प्रोवाइड की एफिशिएंसी कि आपको ये एक कॉम्पैक्ट एक ऑर्गन दिया है जो आपको इधर भी सप्लाई करता है और जो आपको इधर भी सप्लाई करता है, और ये दोनों को दोनों तरफ से ये जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी के साथ ये आपको शिफ्ट करता है। कल फिर हम लोग और बात करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।